हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और आकार के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। मैं आपको एक सूचना और देना चाह रहा हूँ। आज रात को 8 बजे ऑनलाइन एक टेस्ट रखा गया है जिसमें आपके मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बातें की जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन होकर इसे ज्वाइन करें और आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, ये भी मेरी कामना है। और आज मैं आपका अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में बातें करते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट एवं वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सौर भट्टियों में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सजावटी लैंपों को बनाने में छोटे परावर्तक अवतल दर्पण का
उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो घरों पर डिश एंटीना होता है, डिश एंटीना होता है, डिश एंटीना होता है जो उपग्रहों से संदेशों को अभिग्राही यानी कि आपका टेलीविज़न अभिग्राही तक पहुंचाने के लिए अवतल दर्पण जैसा ही होता है। तो बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग हम टॉर्च में कर सकते हैं, सर्च लाइट में कर सकते हैं, और वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं उनमें हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सौर भट्टियों में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। सजावटी लैंपों को बनाने के लिए छोटे छोटे परावर्तक अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। और जो घरों पर डिश एंटीना होता है जो उपग्रहों से संदेशों को अभिग्राही यानी कि टीवी तक पहुंचाने के लिए अवतल दर्पण जैसा ही होता है। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक यहाँ पर आकर समाप्त होता है। अवतल दर्पण के उपयोग एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताइए। तो आप इनमें से कोई से भी 2 उपयोग लिख सकते हैं, आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो उत्तल दर्पण पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर, कैसे आकार का और उसकी क्या स्थिति होगी, ये चीज़ें मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें 2 ही पोजीशन है, जब वस्तु अनंत पर है और जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में हम रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। इससे पहले मैं आपको एक इसकी तालिका बनवाना चाहूँगा, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी बार इसकी स्थितियों की तालिका को पूछ लिया जाता है। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति।
तो पहली पोजीशन पर आती है जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर स्थित हो। तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है और ये प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी और सीधा होगा, आभासी होगी और सीधा होगा। इसकी दूसरी स्थिति आती है अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार छोटा ही आएगा और उसकी प्रकृति भी आभासी और सीधा होगा। तो हम यहाँ पर उत्तल दर्पण की दो स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बनने वाला प्रतिबिंब सदैव छोटा होगा और वह आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरी पोजीशन हम बनाते हैं अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है और बनने वाला प्रतिबिंब छोटा ही होगा और ये आभासी होगा और सीधा होगा। तो बच्चों, अवतल दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब भी बन सकता है, बराबर प्रतिबिंब भी बन सकता है और बड़ा प्रतिबिंब भी बन सकता है। किंतु उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो सदैव छोटा होगा और बनने वाला प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो ये प्रतिबिंब आभासी होगा और ये सीधा होगा। इस प्रकार से आपकी ये तालिका काफ़ी बार पूछी जाती है तो आपको याद होनी चाहिए। अब इनकी हम अलग अलग पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पहली पोजीशन आती है अनंत पर। अनंत पर वस्तु हमने कहाँ पर रखी है? अनंत पर। जब वस्तु उत्तल दर्पण पर अनंत पर स्थित होती है तो अनंत पर हमने ए बी वस्तु को रखा है।
उत्तल दर्पण से वस्तु को, ए बी वस्तु को हमने अनंत पर रखा है। वस्तु ए से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद इस दिशा में निकल जाती है। इसी प्रकार से बिंदु बी से एक अन्य किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और ये परावर्तित हो जाती है। इन परावर्तित किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किरणें मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, हमने वस्तु की स्थिति, आपने वस्तु को कहाँ पर रखा था? अनंत पर रखा था हमने। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी फोकस पर, यानी कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो होगी आभासी और सीधा। तो बच्चों, जब आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमको फोकस पर प्राप्त होगा, यानी कि दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा होगा और उसकी प्रकृति आभासी होगी या सीधा, क्योंकि ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जब इन किरणों को हम दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें ये फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब उत्तल दर्पण की जो हम दूसरी पोजीशन है, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच दूसरी पोजीशन आती है इसकी अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच। ये इसका ध्रुव है और ये इसका अनंत है। तो अनंत और ध्रुव के बीच में हमने ए बी वस्तु को रख दिया, इससे मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और ये परावर्तित हो गई। इस परावर्तित किरण को हमने पीछे की ओर काटा तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, इसलिए यहाँ पर प्रतीत शब्द का उपयोग किया जाता है। एक अन्य किरण वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद, परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को एडेक्स बीडेक्स, एक दूसरे को ध्रुव और फोकस के बीच में काटती है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा
इसमें मैंने 2 नियम का पालन किया है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम लगाया है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वापिस उसी दिशा में लौट जाती है। जहाँ पर ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी, यानी कि ये जो काट रही है किरणें, परावर्तित किरणें, वो P और F के बीच में काट रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश ध्रुव और वक्रता ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। अब हम इसकी स्थिति देखते हैं। वस्तु की स्थिति हमने कहाँ पर रखी है? ध्रुव व अनंत के बीच, अनंत के बीच में हमने वस्तु को रखा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस के बीच, फोकस के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और इसकी प्रकृति वही आभासी आगी, आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। इस प्रकार से उत्तल दर्पण की विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की हम स्थिति, आकार और प्रकृति के बारे में जान चुके हैं। आशा है आप सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग तो आपको पता ही है, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसी कारण से इन उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे का यातायात के दृश्य का ये हमें विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है। इसीलिए इन्हें हम वाहनों के आगे पीछे का यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम पीछे का, ये सीधा वस्तु से बहुत छोटा होता है, जिसके कारण यह है पीछे का विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है, जिसके कारण इसे हम वाहनों के आगे उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे पीछे के यातायात को आसानी से देखा जा सकता है। इसका उपयोग हम ATM मशीनों में भी करते हैं, क्योंकि इससे प्रतिबिंब बनता है, सीधा और छोटा बनता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ATM में भी सुरक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग किया जाता है और सजावटी लैंपों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यही है कि हम इसको वाहनों के आगे लगाते हैं, ताकि हम पीछे के यातायात को आसानी से देख सकें और दुर्घटना से बचा जा सके।
दूसरा, एटीएम में सुरक्षा की दृष्टि से भी हम अब उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं और सजावटी लैंपों को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब बात ये आती है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी क्या है। ये चिन्ह परपाटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें प्लस और माइनस का आपको देखना पड़ेगा कि प्लस कहाँ पर आएगा और माइनस कहाँ पर आएगा। अगर आप इसको गलत कर देते हो तो ये आपका दर्पण चेंज हो जाएंगे, यानी कि उत्तल का अवतल हो जाएगा और अवतल का उत्तल हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझनी है। चिन्ह परपाटी, चिन्ह परिपाटी, इसके लिए मैं एक चित्र बनाता हूं। ये एक अवतल दर्पण है। ये भी एक वस्तु है, इससे प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है। यह आपके आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा, और यह है आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत। ऊंचाई यहाँ पर धनात्मक आएगी और ऊंचाई नीचे ये ऋणात्मक आएगी। वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। ये आ गए आपके बाह्य प्रकाश, जो है बाएं से दाएं जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, और यह है आपतित प्रकाश दिशा है। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी दूरियां हमको मापनी है वो हम ध्रुव से मापते हैं। जो भी दूरियां हमें मापनी है वो सभी दूरियां हम ध्रुव से मापते हैं। पहली बात, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी, अर्थात ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होंगी, और आपतित प्रकाश के विपरीत, प्रकाश इधर जा रहा है और इसके हम विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होगी और ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होगी। वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है, ये ध्यान रखना है, वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के ऊपर
मापी गई दूरियां प्लस में होती है और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इस प्रकार से हम चिन्ह परपाटी, ये नवीन चिन्ह परपाटी के अनुसार इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो वस्तु को सदैव हम बाईं ओर रखते हैं, इसीलिए बाईं ओर की ऋणात्मक दूरियां होगी तो u का मान सदैव ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण के लिए देखते हैं हम। अवतल दर्पण के लिए u का मान ऋणात्मक, b का मान ऋणात्मक, f का मान ऋणात्मक, क्योंकि u वस्तु बाईं ओर है तो ऋणात्मक, इसका प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, ध्रुव के बाईं ओर बनता है, इसलिए ऋणात्मक, और इसकी जो फोकस दूरी है वो भी ध्रुव से बाईं ओर बनती है, इसीलिए ये भी ऋणात्मक होगी। और उत्तल दर्पण के लिए u का मान तो ऋणात्मक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम वस्तु को सदैव बाईं ओर रखते हैं। b का मान यहाँ पर धनात्मक हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब ध्रुव के दाईं ओर बनता है, तो जब प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है तो उसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। इस प्रकार से हम चिन्ह परपाटी के अनुसार चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो है दर्पण सूत्र।